नमस्कार साथियों, ग्रोथ मोड एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ मोड यूपीएससी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज एक और इस विषय से श्रृंखला के तहत महत्वपूर्ण कानून देखना है, जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि ग्राहक संरक्षण या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे हमें मालूम है कि जो आधुनिक विश्व है, जो आधुनिक बाजार है, उसमें ग्राहक का जो महत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ ग्राहकों के हितों की रक्षा भी अनिवार्य है। तो इन चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए, ग्राहक के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ भारतीय सरकार के द्वारा यह कानून लाया गया था। सेम मोडस ऑपरेंडी से कानून का जो है विहंगावलोकन करेंगे, जिस मोडस ऑपरेंडी से हम लोग चीज़ों को देखते आए हैं। आज का लेक्चर यह 76वां है और इसके पूर्व में लगभग 75 अलग अलग उपाख्यानों में, इसी श्रृंखला के 75 अलग अलग उपाख्यानों में हमने अलग अलग 75 कानूनों के बारे में बात की है। ऐसे महत्वपूर्ण कानून जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो। साथ ही यह आज का हमारा जो वर्ष चल रहा है वो आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, यानी कि अमृत महोत्सव का वर्ष है। तो यह पूरी श्रृंखला हम इस आज़ादी के 75 वर्ष यानी कि अमृत महोत्सव को समर्पित करते हैं। प्लस हमारी यह श्रृंखला इस पुस्तिका के ऊपर आधारित है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। यह पुस्तिका बहुत ही फाइनली क्राफ्टेड है, फाइनली डिजाइंड है, और इसमें जो कंटेंट पेश किया गया है वो भी बहुत ही अच्छा है। जो मात्र और मात्र संधि सेवा के जो परीक्षार्थी है, उनकी जो परीक्षार्थी जो ज़रूरतें हैं उन्हें परिपूर्ण करने के लिए सक्षम है। और इसमें मैं मेरा एनालिसिस जो है उसमें ऐड करता हूँ, मेरा संशोधन ऐड करता हूँ, और फिर आपके सामने एक होलिस्टिक व्यू में चीज़ों को, यानी कि अलग अलग ऐसे कानूनों को आपके सामने रखने का प्रयत्न करता हूँ। प्लस जीएस पेपर 3 के साथ हम लोग इस मुद्दे को जोड़ सकते हैं। अगर यूपीएससी यानी कि संधि सेवा के पाठ्यक्रम की बात करें और पाठ्यक्रम में भी जो मुख्य परीक्षा है उसके पाठ्यक्रम की बात करें, तो जीएस पेपर 3 के साथ यहाँ इन चीज़ों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि अपने आप में ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थनीति, अर्थतंत्र के साथ संबंधी है। साथ ही जीएस पेपर 2 के साथ तो ऐसे कानून अपने आप में जुड़ते ही है, क्योंकि गवर्नमेंट्स पॉलिसी एंड गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन की बात आती है, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो आमतौर पे कानूनों की मदद से होता है, ऐसे अधिनियमों की मदद से होता है। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इनडायरेक्टली जीएस पेपर 2 के साथ यह मामला जुड़ा हुआ है, एवं प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जीएस पेपर 3 के साथ यह मामला जो है वो जुड़ा हुआ है। अब शुरू करेंगे हमारी मूल चर्चा। सेम मोडस ऑपरेंडी से चीज़ों को देखेंगे और पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच से एक ओवरव्यू लेने का प्रयास करेंगे। बात शुरू करनी है हमें इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय से। 4-5 बिंदुओं के तहत माइंड मैप की मदद से ही चीज़ों को देखेंगे, ताकि स्पष्ट रूप से और तेजी से चीज़ों को समझा जा सके। प्रथम बिंदु कहता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वॉज बॉट फोर्थ टू मीट द डिमांड्स ऑफ कंज्यूमर इन अ डिजिटल एज। यस, क्योंकि आज का जो युग है वो अत्याधुनिक युग है, डिजिटल युग है। तो ऐसे में जो उपभोक्ता है उनका जो हित है उसका रक्षण होना अनिवार्य है, उसका रक्षण होना आवश्यक है। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता यानी कि ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए यहाँ ये कानून को हमारे सामने लाया गया था, ऐसा यहाँ इस परिचय का प्रथम बिंदु कहता है। दूसरा बिंदु, एक्ट ऑल्सो ट्राइज टू सोल्व इश्यू ऑफ लॉन्ग पेंडिंग इन कंज्यूमर केसेस, यानी कि जो ग्राहक अदालत है, जो उपभोक्ता अदालत है, उसके ऊपर बहुत ही सारा कार्यभार है, बहुत ही सारा कार्यभार है। क्योंकि आमतौर पे भारतीय अगर जुडिशियल सिस्टम देखे, भारतीय न्यायिक प्रणाली, तो वैसे ही उसका एक कैरेक्टरिस्टिक, एक प्रॉपर्टी तो उसकी यही है कि वो बहुत ही धीमा है। धीमापन जो है वो एक विशिष्ट यानी कि एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन जुडिशियल सिस्टम का। तो यहाँ ये जो कंज्यूमर कोर्ट्स है वो भी अपने आप में जुडिशियल सिस्टम का ही भाग है। तो यहाँ भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि जो बैकलॉग है केसेस का वो बढ़ रहा है, पेंडेंसी ऑफ वर्क जो है वो बढ़ रहा है, वर्क लोड जो है ऐसी अदालतों के ऊपर, उपभोक्ता के अदालतों के ऊपर, वो भी बढ़ रहा है। एंड ऑल्सो इंक्रीजेस बाय द एम्बिट बाय इंक्लूडिंग कंज्यूमर्स हु परचेज गुड ऑनलाइन। यस, तो यहाँ इस कानून के तहत दो चीज़ें की गई। एक तो इसने लॉन्ग पेंडेंसी का जो केस है वो सोल्व करने का प्रयास किया, विशेष अदालतों की स्थापना करके, ट्रिब्यूनल्स की स्थापना करके, जो प्रोसिक्यूशन है उसे जो है फास्ट करके, टाइम बाउंड करके, यानी कि टाइमली, इन अ टाइमली मैनर करके, जो है एक तो इस बड़े इश्यू को, बड़ी समस्या को खत्म करने का प्रयास किया है, पेंडिंग ऑफ केसेस का। और दूसरा, आज का समय जो है वो ई कॉमर्स का है, क्योंकि इंटरनेट बहुत ही तेजी से आगे जा रहा है। इंटरनेट के साथ कई सारे ऐसे वाणिज्यिक परिदृश्य खुले हैं, वाणिज्यिक परिदृश्य जिसमें हम एक अच्छे से एग्जांपल ई कॉमर्स को ले सकते हैं। ई कॉमर्स
ई कॉमर्स डेवलप्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, यानी कि डिजिटलाइजेशन हुआ, तो आज ई कॉमर्स जैसा व्यवसाय जो है उनके दरवाजे खुले। तो यहां अब इस कानून ने क्या किया कि जो ई कॉमर्स है इसको भी यहां इस कानून ने अपनी एम्बिट में ले लिया, अपने दायरे में ले लिया कि भाई ग्राहक तो ग्राहक है, चाहे वो फिजिकली खरीदी करे चीज वस्तुओं की, चाहे वो ऑनलाइन करे, दोनों में ग्राहक के हितों की रक्षा जो है वो समान होगी। ऐसा नहीं है कि भाई ऑनलाइन जो है तो उसमें ग्राहक को जो है एक प्रकार से कोई कम संरक्षण मिलेगा, उसके अधिकारों की कम रक्षा होगी, ऐसा नहीं है। मगर चाहे आप ऑनलाइन ग्राहक हो, उपभोक्ता हो, चाहे आप ऑफलाइन हो यानी कि फिजिकल हो, आपको समान तरीके के अधिकारों का रक्षण जो है वो प्राप्त होंगे। तो ये दो चीजें यहाँ इस कानून ने प्राथमिक दृष्टि से की। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज रिपील्ड बाय ए न्यू एनेक्टमेंट दैट वाज पास्ड इन द 2019 बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यस, जो हमारे पास पुराना कानून था 1986 का, वो तब तो अच्छा ही था, मगर विथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसे कह सकते हैं हम विथ जो है एनहेंसमेंट ऑफ टाइम या विथ प्रोग्रेस ऑफ टाइम, द पर्टिकुलर एक्ट बिकेम आउटडेटेड। उसकी जो प्रावधानें थी वो जो है आज के समय के अनुकूल नहीं मिल रही थी। अन्य ऐसे एवेन्यूज, बिजनेस एवेन्यूज जो है वो खुले, जो पहले तब थे ही नहीं जब यह कानून गढ़ा गया था। तो ऐसे कई सारी मुद्दों की वजह से यहाँ 2019 में एक नया ग्राहक सुरक्षा या उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम सरकार के द्वारा लाया गया। फिर न्यू एनेक्टमेंट इज कैपेबल इनफ टू सेटिस्फाई सोशियो इकोनॉमिक डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी एंड एट द सेम टाइम प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। यस, यह जो नया एनेक्टमेंट है ईयर 2019 का, यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अपडेटेड है, नया वर्जन है, न्यू वर्जन यानी कि नया संस्करण है। तो अपडेट तो स्वाभाविक दृष्टि से होना ही होना है। साथ ही इट ऑल्सो सेटिस्फाइज द सोशियो इकोनॉमिक डिमांड्स, यानी कि जो आर्थिक एवं सामाजिक जो मांगे हैं पूरे समाज की, वो यहाँ इस कानून के द्वारा परिपूर्ण की जा रही है, क्योंकि अपने आप में ग्राहक जो है या उपभोक्ता जो है वो कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा होता है। तो ग्राहकों की जो मांगे है वो अल्टीमेटली समाज की मांगे होगी। तो यहाँ ऐसी समाज की आर्थिक एवं सामाजिक यानी कि सोशियो एवं इकोनॉमिक जो डिमांड्स है उनको यहाँ सेटिस्फाई करने के लिए यह कानून बनाया गया था। ऐसे कुछ प्रावधानों के साथ यह कानून बनाया गया है। और उसी के साथ ही एक बाजू सोशियो इकोनॉमिक जो सोसाइटी की डिमांड है उसे परिपूर्ण करना, और दूसरी बाजू जो उपभोक्ता है उनके अधिकारों की, उनके हितों की रक्षा करना। तो ये दो बिंदु यहाँ इस कानून के द्वारा परिपूर्ण होते हमें दिख रहे हैं। तो ये बात रही इसके परिचय की। अब बैकग्राउंड देखेंगे कि कैसे आज के इस 2019 के कानून का उद्भव हुआ, कैसे जो है ऐसा कौन से कानून थे जो रिपील हुए और उनकी जगह पर यह नया संस्करण प्रस्तावित किया गया। सबसे प्रथम बिंदु पृष्ठभूमि में कहता है कि देयर हैव बीन वेरियस अटेम्प्ट्स टू अमेंड कंज्यूमर एक्ट 1986। यस, ऐसा नहीं है कि 1986 को सीधा रिपील ही कर दिया, मगर कई सारे ऐसे संशोधन किए गए थे। मगर फिर भी उन संशोधनों के बावजूद भी यहाँ आज समय की मांग जो थी वो एक नया एनेक्टमेंट चाहती थी, क्योंकि यहाँ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस इस कानून में करने अनिवार्य थे, क्योंकि अलग अलग वाणिज्यिक जो परिदृश्य थे अलग अलग क्षेत्र के, उपक्षेत्र के, वो खुलने लगे विथ प्रोग्रेस, विद द एडवांसमेंट इन डिजिटलाइजेशन एंड इंटरनेट या इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक नया कानून, एक फ्रेश कानून समय की मांग था। दूसरा बिंदु कहता है अटेम्प्ट वाज मेड इन ईयर 2011। फर्स्ट अटेम्प्ट, यस, व्हिच वाज मेड इन 2011 बट बिल लैप्स्ड विद डिसोल्यूशन ऑफ 15th लोकसभा। यस, एक कहा गया है कि एक प्रयत्न करा गया था 2011 में जब भी यूपीए की सरकार थी। ठीक है, मगर 15वीं लोकसभा जो है वो बिखर गई, इट डिसोल्व। तो उसके साथ जो बिल था वो भी डिसोल्व हो गया, वो भी लैप्स हो गया। फिर इन ईयर 2015 a new bill was introduced to bring a new consumer law in the country. Yes, फिर बाद में 2015 में एक नया बिल जो है वो यहाँ पार्लियामेंट के सामने आया। अगर पार्लियामेंट उसे पारित करेगी तो वो बिल पूरे राष्ट्र के लिए एक अधिनियम बन सकता है या बनने वाला था।
दिस बिल वॉज एग्जामिन्ड बाय स्टैंडिंग कमिटी ऑन कंज्यूमर अफेयर्स। यस, तो कंज्यूमर अफेयर्स की जो एक स्टैंडिंग कमिटी थी उनके द्वारा यहाँ यह बिल को जो है एकदम अच्छी तरीके से, एकदम असरकारक रूप से इसकी जांच की गई, इसको देखा गया, इसको विस्तृत रूप से पढ़ा गया। देखिए यहाँ जो कंज्यूमर अफेयर्स के लिए स्टैंडिंग कमिटी है, स्टैंडिंग कमिटी जो है वो हमारे पार्लियामेंट का हिस्सा है। ठीक है, पार्लियामेंट में अलग अलग क्षेत्र उपक्षेत्रों में कार्य करने के लिए, चीजों को समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए स्टैंडिंग कमिटीज का निर्माण होता है। ठीक है, उनमें से यह एक है कंज्यूमर अफेयर्स की, जिसके द्वारा यह बिल का यानी कि यह मसौदे का एक गहन अध्ययन किया गया या एक सर्वेक्षण किया गया या परीक्षण भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी ए न्यू बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2018। यस, यह कमिटी ने देखा और जो कुछ जरूरी फेरफार थे वो फेरफार जो है अनुशंसित किए सरकार को, और उन्हीं अनुशंसाओं के ऊपर आधारित सरकार ने वर्ष 2018 में एक नया बिल बनाया, एक नया मसौदा तैयार किया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस स्टैंडिंग कमिटी फॉर कंज्यूमर अफेयर्स। फिर उसके पश्चात जो आखिरी बिंदु कहता है कि फाइनली द बिल रिसीव्ड प्रेसिडेंट्स असेंट इन अगस्त 2019, यानी कि अगस्त 2019 में आखिरी या अंततः इस मसौदे को राष्ट्रपति के जो है हस्ताक्षर प्राप्त हुए और यह एक कानून या एक अधिनियम बन पाया। तो यह बात रही इसके पृष्ठभूमि की। अब हमें इसके कुछ उद्देश्यों को देखना है, उद्देश्यों के साथ हम इसके प्रावधानों की चर्चा करेंगे। फिर इसमें अगर कोई अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं तो उनको देखेंगे और सीधे हम लोग इसकी आलोचना एवं इसके महत्व के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, ताकि इस कानून के बारे में जो कोई भी माहितियाँ हैं वो हमें उपलब्ध हो, जो इसके पक्ष प्रतिपक्ष है वो भी हमें आसानी से मालूम हो सके। तो अब शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव, मगर उसके पहले एक नोंद है जो हमें देख लेनी चाहिए। कहा गया है कि द 2011 बिल फॉर द फर्स्ट टाइम बॉट फोर्थ द आइडिया ऑफ फाइलिंग द कंज्यूमर कंप्लेंट ऑनलाइन। यस, 2011 का जो बिल था जो कि अपने आप में लैप्स हो गया, जो हमने देखा बिकॉज 15th लोकसभा गोट डिसॉल्व। तो यही पहला बिल था जिसने सर्वप्रथम बार उपभोक्ताओं की जो शिकायतें हैं उन्हें ऑनलाइन दर्ज करवाने का प्रावधान दिया। जो ग्राहकों की जो शिकायतें हैं उन्हें सबसे प्रथम बार ऑनलाइन दर्ज करवाने का प्रावधान यहाँ 2011 के बिल ने दिया था। अब इसके कुछ उद्देश्यों को देखते हैं, दो बिंदु में है। सबसे प्रथम तो एक्ट एज अ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। यस, इस कानून के द्वि उद्देश्य है। फर्स्टली यानी कि प्रथम, इट ट्राइज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। तो ये तो एक बहुत ही मूलभूत है, इसका फंडामेंटल या आप कह सकते हो कि इसका मौलिक उद्देश्य है, विच हैज बीन वेरी क्लियरली प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट इटसेल्फ। एंड दूसरा, इट एस्टैब्लिशेस अथॉरिटी फॉर इंश्योरिंग टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय द कंज्यूमर। यानी कि जो मैकेनिज्म है जिसे कंप्लेंट रिड्रेसल कहा जाता है, शिकायत निवारक तंत्र। ठीक है, तो यह कानून इसके दूसरे उद्देश्य के तहत ऐसे तंत्र का जो है निर्माण करता है, ऐसे तंत्र की स्थापना करता है जो ग्राहकों के मामलों को समयबद्ध तरीके से सुलझा सके और उसके ऊपर कोई निर्णय लिया जा सके। तो इस तरीके से दो ऑब्जेक्टिव के साथ यहाँ ये नया कानून लाया गया, भारत में पारित किया गया। अब बारी है इसके प्रमुख प्रावधानों को देखने की, जिनमें सबसे प्रथम है डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। क्या है उपभोक्ता? उपभोक्ता की जो है सच्ची परिभाषा क्या है इस कानून के तहत? तो कहा गया है ए कंज्यूमर एज डिफाइंड बाय द एक्ट इज एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और हायर्स और अवेल्स एनी सर्विस फॉर द कंसिडरेशन। यस, ऐसा व्यक्ति को उपभोक्ता माना जाता है जो कोई भी वस्तु या सेवा को खरीदता है, उसे हायर करता है यानी कि भाड़े पे लेता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति को यहां ग्राहक या उपभोक्ता माना जाएगा। इट ऑल्सो इंक्लूड सच अ पर्सन हु मे नॉट बी द इनिशियल बायर और हायरर फॉर द अबव मेंशन्ड एक्टिविटी बट यूज देम विद द अप्रूवल ऑफ द ओरिजिनल बायर और हायरर। यस, तो यहाँ ये भी एक चीज है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल की दृष्टि से समझेंगे कि क्या कहा गया है। सपोज समझ लीजिए तीन व्यक्ति है, एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, जिनमें से एक्स जो है वो
मकान का ओनर है। अब वाई ने उसके साथ डील की, ठीक है, रेंट पे लिया, मगर वाई उसमें रहता नहीं है। हालांकि ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट पार्टी है वो वाई है, यानी कि एक्स और वाई के बीच में एक्स के जो है घर को लेकर टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ है। अब वाई जो है वो ओरिजिनल इसकी पार्टी है, मगर वाई इसमें रहता नहीं इस मकान में। वाई ने यह मकान दे दिया जेड को। हालांकि जेड और ओ इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ, मगर फिर भी यहां जेड जो है इससे भी उपभोक्ता ही माना जाएगा। जेड को भी उपभोक्ता ही माना जाएगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और महत्वपूर्ण है, और यहीं से जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, उनके हितों की असल में रक्षा की जाती है या की जा सकती है। Then the act specifies that any good or service bought or hired for commercial use will not come under the ambit of this act, but buying goods for self-employment are included. Yes, यहाँ कहा गया है कि भाई कोई भी ऐसी चीज वस्तु है जो कि आपने वाणिज्यिक हेतु के लिए खरीदी है, जिससे आप वाणिज्यिक कार्य करने वाले हैं, तो वो ट्रांजेक्शन्स जो है वो यहाँ इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। मगर अगर चीज़ों को आपने आपके पर्सनल यूज़ के लिए, आपके निजी उपयोग के लिए लिया है, घरेलू उपयोग के लिए लिया है, तो अवश्य आप एक ग्राहक है और आपको यह कानून के प्रावधानों का आपको लाभ मिल सकता है। तो ये बात रही यहाँ 3 बिंदु की। अब चौथा बिंदु है, वो कहता है दिस डेफिनेशन इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन लाइक ऑनलाइन, ऑफलाइन, टेली शॉपिंग एक्सेट्रा। किसी भी किस्म का ट्रांजेक्शन हो, किसी भी तरीके से किया गया हो, वो सारे ट्रांजेक्शन जो है वो इस कानून के द्वारा गिने जाएंगे और सभी को इस कानून का लाभ मिलेगा, यानी कि सभी ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को। एक और नोंद है हमारे पास जो कहती है द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर डिड नॉट इंक्लूड एन एक्सप्लेनेशन टू buys any goods or hires or avails or any service, but now it has been added in 2019 Act to include online transactions specifically. Yes, तो पहले बताया गया था कि भाई कंज्यूमर की जो परिभाषा है वो बहुत ही संकुचित थी, विस्तृत नहीं थी, मगर 2019 के इस अधिनियम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को ध्यान में रखते हुए, यह नई पीढ़ी के ट्रांजैक्शंस को, व्यवहार को ध्यान में रखते हुए यहाँ इस कानून ने कंज्यूमर्स की परिभाषा को विस्तृत बनाया है, उसे बड़ा बनाया है, इसका स्कोप जो है वो बढ़ाया है। यह प्रथम अध्याय रहा है डेफिनेशन का। दूसरे अध्याय में कंज्यूमर राइट्स की बात की गई है, यानी कि उपभोक्ता के अधिकार। देखिए, उपभोक्तावाद, अगर उपभोक्ता की बात करें तो लगभग यूरोप में से, और यूरोप में भी स्पेसिफिकली इंग्लैंड में से यहाँ उपभोक्ता की जो यह परिभाषा है वो निकली है, या उपभोक्तावाद निकला है, और वो लगभग 16वीं शताब्दी में। इट वॉज इन द 16th सेंचुरी यूरोप, जहां से उपभोक्तावाद का जन्म हुआ है। ठीक है, और आज उपभोक्तावाद लगभग पूरे विश्व में फैल गया। इनफैक्ट पहले की तुलना में काफी मजबूत भी आज हो गया है। अब देखेंगे कंज्यूमर राइट्स। In the definition section of the Act, the right of consumers have also been defined. The point that is to be taken into consideration is that it is an inclusive definition and therefore these rights are only indicative. Yes, यह एक inclusive यानी कि समावेशी परिभाषा है। समावेशी भाषा है, यानी कि सारे प्रकार के ट्रांजैक्शंस को अपने आप में वैलिड बनती है, और उन ट्रांजैक्शंस को करने वाले सारे उपभोक्ताओं को भी यह वैध मानती है, और उनको इस कानून के तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है। फिर राइट्स विच हैव बीन स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट आर, सो दिस आर सम राइट्स विच आर स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट विच आर प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर्स। दे आर फ्रॉम A to F. We will go through it very quickly. First of all, A, to be protected against the marketing goods, product and services which are hazardous to a consumer's life and property. To be informed about the quality, quantity, potency, purity standards, price of good, product and service, so that consumer is protected against the unfair trade practices. जो आज के समय हम पैकेजिंग गुड्स के ऊपर जो माहितियाँ देख रहे हैं वो उपभोक्तावाद का ही परिणाम है।
फिर उसके बाद टू बी अश्योर्ड एंड हैव एक्सेस टू ए वैरायटी ऑफ गुड प्रोडक्ट और सर्विस एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस, टू बी हर्ड एंड बी अश्योर्ड that the consumer shall have access to the appropriate forum when its interest is harmed. Then after to seek redressal against unfair trade practices or restrictive trade practices or unscrupulous exploitation. Yes, तो किसी भी किस्म की गैर रीति से ग्राहकों को अपने आप में प्रोटेक्शन यहाँ इस कानून के द्वारा मिलता है और मिलता ही रहेगा. एंड लास्ट वन इज टू बी अवेयर ऑफ द लॉज एंड राइट्स दैट ए कंज्यूमर हैज, यानी कि उपभोक्ता को अपने अधिकार एवं अपने हक जानने का अधिकार है, उन्हें जानने दिया जाना चाहिए. साथ ही इसमें एक नोट है जो कहती है द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि विज्ञापन के लिए भी यहाँ परिभाषा है, विच नॉट ओनली इंक्लूड्स कन्वेंशनल एडवर्टाइजमेंट बट ऑल्सो हैज द प्रोविजन टू इंक्लूड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट. यस, और इस कानून में जो विज्ञापन की परिभाषा है वो न केवल परंपरागत जो विज्ञापन है उसको सूचित करती है, मगर उसके साथ नए जमाने के जो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट होते हैं उनका भी यहाँ वर्णन किया गया है, उनको भी यहाँ सम्मिलित किया गया है. तो कुल मिलाकर यहाँ ये दूसरा अध्याय था जो कि कंज्यूमर्स के अधिकारों की बात करता था. अब तीसरा है जिसमें प्रोडक्ट लायबिलिटी की बात की गई है. तो एक्ट स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर or seller of any product or service provider of a product has the responsibility to compensate for any harm to the consumer that is the result of using the defective product that was manufactured or sold by them or caused by availing of the deficient services provided by them. Yes, तो कुल मिलाकर कहा गया है कि कोई भी वस्तु अगर आपने बाजार से खरीदी है तो जो वस्तु को बनाने वाला है, जो उत्पादक है, एवं जो बिक्री करने वाला है, जो विक्रेता है, ये दोनों लायबल है कोई भी कंज्यूमर से इन केस अगर कोई भी चीज से उस उपभोक्ता का नुकसान हुआ है. ठीक है, तो उन्हें कंपेंसेशन मिलेगा, इन्हीं उत्पादक एवं इन्हीं विक्रेताओं से मिलने पात्र है. तो अपने आप में ये ग्राहकों को एक प्रकार से संरक्षण प्रदान करता है अगेंस्ट डिफेक्टिव और इंफीरियर क्वालिटी गुड्स. फिर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ मैन्युफैक्चरर, a trader or a service provider on one side and the consumer on the other, and the terms and conditions that are mentioned in it are in such a way that they alter the rights of the consumer. Yes, तो किसी भी किस्म के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को देखिए, यहाँ यह कानून अपने आप में ऐसे कोई भी समझौते को, ऐसे कोई भी जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अपने आप में वैध मानते हैं, अवैध मानते हैं, जिनमें कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन को लेकर किसी भी किस्म का लैप्स हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का वायोलेशन हो रहा है, ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अपने आप में अवैध माना जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा इस कानून के तहत. तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ा रक्षण है जो कि इस कानून के द्वारा पूरे के पूरे ग्राहकों को मिला है, डिस्पाइट ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी क्लास और कास्ट और क्रीड और रिलीजियन. फिर उसके बाद स्टेट एंड नेशनल रिड्रेसल कमीशंस हैव बीन गिवन पावर्स टू रिव्यू सच टर्म्स एंड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिक्लेयर देम नल एंड वॉइड. यस, तो यहाँ राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे जो प्राधिकरण है या ऐसे तंत्र है उनकी भी स्थापना की गई है और उन्हें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को देखना है और उन्हें पहचानना है, उन्हें नल एंड वॉइड बनाना है. फिर पांचवा अध्याय कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स की बात करता है, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण परिषद. The Consumer Protection Act provides for the mandate for establishing consumer protection councils at a center, state and district levels. तो यह त्रिस्तरीय पूरा तंत्र है, स्तरीय तंत्र. The objective of this council is to provide advice for the matter concerning the promotion and protection of consumer rights under the act at the respective level. तो पहला है कि ग्राहकवाद की जागृति फैलाना अलग अलग स्तर पर, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो, चाहे वो राज्य का हो, चाहे वो जिला का हो. फिर द सेंट्रल काउंसिल इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर. ये सेंट्रल काउंसिल के लिए है मात्र और मात्र वर्ष में एक बार, वन मीटिंग a year, and state and district councils should compulsorily hold 2 meetings in a year. और जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए 2 मीटिंग पर ईयर अनिवार्य है. फिर छठा अध्याय जो कि बात करता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में. अंडर चैप्टर 3 ऑफ द एक्ट, प्रोविजन हैज बीन मेड टू एस्टैब्लिश द कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, यानी कि यह एक न्यायाधिकरण की बात करता है. यह एक ऐसी बॉडी जो कि केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित होगी और ग्राहकों की सुरक्षा की बात करेगी,
ग्राहकों के हितों की रक्षा करने की बात करेगी। दिस अथॉरिटी शैल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलेट द वायोलेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, एंड इट शैल प्रमोट एंड इंश्योर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तो कुल मिलाकर यह प्राधिकरण अपने आप में 3 चीज़ों के ऊपर अपना नियंत्रण रखेगा, विनियमन करेगा, जिनमें एक तो है वायोलेशन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, जहाँ जहाँ ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है वहाँ ये प्राधिकरण जो है वो अपना कार्य करेगा। फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे ब्लैक मार्केटिंग हो, होर्डिंग हो, प्राइस फिक्सिंग हो, स्पेकुलेशन ऑफ प्राइस हो, कई सारी ऐसी जो है टूल्स है जिन्हें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ विनियमित होगी इस कानून से। सॉरी। एंड लास्टली फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट विल ऑल्सो बी रेगुलेटेड बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट, क्योंकि उससे पूरा ग्राहक का समाज जो है वो गैर मार्ग के ऊपर जो है दौड़ेगा, तो अपने आप में समाज की एवं ग्राहकों को नुकसान होगा, उसको हानि होगी, जिसकी बदौलत यहाँ ऐसी प्रैक्टिसेस को बाधित किया गया है, अवैध माना गया है। फिर इट शैल ऑल्सो हैव पावर टू कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू द मैटर्स ऑफ वायोलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड देयरफॉर एन इन्वेस्टिगेटिंग विंग हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल हैज बीन प्रोवाइडेड टू द काउंसिल। यस, तो यहाँ ये काउंसिल की एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगी जो कि ऐसे ग्राहक के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करेगा, और डायरेक्टर जनरल के पद के अधिकारी से इसकी अध्यक्षता करवाई जाएगी। देन आफ्टर एनी कंज्यूमर एग्रीविटी कैन फाइल कंप्लेंट्स टू इट आइदर बाय राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। यस, कोई भी कंज्यूमर अपने आप में वो अपनी शिकायत जो है वो या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। फिर ऑल्सो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैज द अथॉरिटी टू issue directions for either changing or removing misleading advertisement or to impose a penalty when it deems fit. Central Consumer Protection Authority यानी कि CCPA shall adjudicate the matters, and if a person is aggrieved by any order passed by it, the appeal shall lie to the National Dispute Redressal Commission. ठीक है, तो यहाँ ये एक न्याय निर्णय करने वाली भी संस्था रहेगी, और इन केस अगर इनके द्वारा किए गए जो निर्णय से अगर किसी भी पक्ष को असंतुष्टि है तो वे अपना मामला नेशनल डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में ले जा सकते हैं। फिर एक और नोंद दी गई है जिनमें कहा गया है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ए प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर फाइलिंग ऑनलाइन कंप्लेंट्स अंडर कंज्यूमर यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। यस, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द मैटर्स रिलेटिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वो बिल देखा था 2011 वाला, जिसने सबसे प्रथम बार ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का प्रावधान किया था, मगर यहाँ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के तहत यह पहली बार हो रहा है कि ग्राहकों के द्वारा अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करवाई जा रही है। फिर 7वां अध्याय जो कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के बारे में बात करता है। डिस्प्यूट रिड्रेसल यानी कि कोई भी शिकायतें हो उनका निवारण यानी कि उनका समाधान हम लोग कह सकते हैं, समस्या समाधान कहना उचित रहेगा। The Act also provided for the establishment of district, state and national dispute redressal commission, यानी कि जो काउंसिल था वो भी त्रिस्तरीय था, 3 टायर, और अब जो कमीशन है वो भी 3 टायर ही है। The district commission shall have power to entertain complaints of the consumers wherein the value of goods and service paid as consideration does not exceed करोड़ या 1 करोड़ यहाँ कह सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को 1 करोड़ से कम के मामलों की जो शिकायतें हैं उनकी सुनवाई करने का, उनके ऊपर जो है एक प्रकार से वो मामला सुनने का अधिकार रहेगा। एनी पर्सन एग्रीविड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फाइल्ड एन अपील टू द स्टेट रिड्रेसल। अगर कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के इस रिड्रेसल कमीशन के कोई भी जो निर्णय से, then they can appeal to the state redressal commission. The state commission can also originally hear the matters wherein the value of goods and services paid as consideration exceeds 1 crore but is less than 10 crore. Yes, तो यहाँ ये राज्य के लिए है। राज्य शिकायती आयोग जो है वो अपने आप में ग्राहकों की ऐसी शिकायतों को सुनेगा, ऐसी शिकायतों के ऊपर सुनवाई करेगा जिनकी कीमत 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में हो, वो दावे की। फिर appeal from the orders of the state commission shall go to the national commission, which also have a jurisdiction over the cases wherein the cost of goods and services paid as consideration exceeds
रुपीज 10 करोड़। यस, तो 10 करोड़ के से अधिक के मामले जो है वो राष्ट्रीय शिकायत निवारण संस्था या निवारण आयोग में उसकी सुनवाई की जाएगी। सो दिस इज द होल सिनेरियो। एनी पर्सन एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ नेशनल रिड्रेसल शैल अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। और अगर नेशनल रिड्रेसल कमीशन में भी कोई भी पक्ष जो है वो संतुष्ट नहीं है उनके निर्णय से, तो वे अब डायरेक्टली भारत की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। 8वां अध्याय मीडिएशन के बारे में कहता है, द एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिएशन यानी कि मध्यस्थी to resolve the consumer dispute, and for that it provides for establishing consumer mediation cells along with district, state and national dispute redressal commission। यानी कि इसका मेन उद्देश्य यही है कि कम से कम मामले जो है वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल रिड्रेसल कमीशन में जाए। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही है ज़्यादा से ज़्यादा मामलों को मीडिएशन करके समाधान उनका निकाला जा सके और एक जो है जुडिशियल जो बैकलॉग है उसको कम किया जा सके। तो ये उद्देश्य यहाँ मीडिएशन का है। तो ये भी इस नए कानून में के द्वारा ही जोड़ा गया है। दिस सेल इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ एम्पेलेंड मीडिएटर्स एंड ऑल्सो द केसेस दैट हैव बीन हैंडल्ड बाय इट। इफ द सेटलमेंट इज रिच्ड बिटवीन द पार्टीज देन अ सेटलमेंट एग्रीमेंट विल बी प्रिपेयर्ड बाय अ मीडिएटर दैट वुड बी सबमिटेड टू द रिस्पेक्टिव कमीशन। यस, तो ये उसकी कुछ प्रोसीजरल चीज़ें हैं कि जो है प्रति सेल में जो मीडिएटर्स है उनकी एक सूची बनाई जाएगी, उनके द्वारा जो मामले हैंडल किए गए हैं जिनका समाधान शक्य बना है उनकी भी सूची जो है वो बनाई जाएगी। साथ ही अगर मीडिएटर कोई भी मामले का समाधान करवाता है तो एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो मीडिएटर के द्वारा तैयार होगी जो कि रिस्पेक्टिव कमीशन को भेजी जाएगी। तो ये कुछ प्रोसीजरल माहितियाँ हैं। द कमीशन वुड देन पास द ऑर्डर एज पर द सेटलमेंट रिच्ड बिटवीन द पार्टी। यस, फिर कमीशन जो है वो रिस्पेक्टिव कमीशन जिस जुरिस्डिक्शन में यह मीडिएटर रहते हैं, यह पार्टियां रहती है, एक बाजू कंज्यूमर होते हैं, एक बाजू प्रोड्यूसर होते हैं, तो वो जो कमीशन है वो अपने आप में यहाँ एक ऐसा ऑर्डर पसार करेगा जो कि इनके बीच में समाधान की बात को सुनिश्चित करेगा। एंड लास्टली ऑल्सो इफ नो सेटलमेंट इज रिच द केस विल कंटिन्यू इन द रिस्पेक्टिव कमीशन। और अगर इन सेल्स के द्वारा निवारण नहीं निकला है तो कमीशन में तो यह मुद्दे चलेंगे ही चलेंगे, रिड्रेसल कमीशन में आई मीन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी 8वें अध्याय की। अब 9th चैप्टर हमें प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन ई कॉमर्स की बात करता है। द एक्ट ऑल्सो स्टेट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू टेक appropriate measure to ensure that e-commerce and direct selling platforms do not indulge in unfair trade practices and rights of the consumers are not harmed। yes, और ऐसा आमतौर पे जो है होता है कंज्यूमर्स के साथ। अगर वे ऑनलाइन डील करते हैं तो उनको सबसे प्रथम जो विज्ञापन दिखाया जाता है वो बहुत ही आकर्षक होता है, ओरिजिनल जेन्युइन गुड का विज्ञापन दिखाया जाता है। मगर अगर वो ग्राहक कुछ चीज़ें उसमें से मंगाए, कुछ चीज़ें खरीदे तो डुप्लीकेट गुड्स आते हैं, इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स आते हैं। ठीक है, तो ऐसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कम करने के लिए ई कॉमर्स में भी यहाँ यह कानून ने प्रावधान किया है। आपने एक जो है साइट का नाम सुना होगा जिसे स्नैपडील कहते हैं। ठीक है, तो यह स्नैपडील जो है वो अपने आप में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जब विज्ञापन दिखाती है, जब कोई ग्राहक कुछ लेने के लिए कुछ खोज रहा होता है, कुछ शोध रहा होता है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ें, बहुत ही ओरिजिनल जो है चीज़ें दिखाई जाती है, बहुत ही किफ़ायती दामों में, कम तो नहीं कह सकते मगर किफ़ायती दामों में। मगर जब वो चीज़ें आती है तो उनका स्वरूप जो है वो विज्ञापन में देखी गई चीज़ों से अलग होता है, इन्फीरियर होता है या निम्न कक्षा का होता है। तो यहाँ ऐसा ना हो और उपभोक्ताओं का जो अधिकार है वो संरक्षित रहे, उनके हितों की रक्षा हो, इसलिए यहाँ ई कॉमर्स में भी ऐसे कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रतिबंध करने की व्यवस्था इस कानून ने की है। फिर अब देखिए, यहाँ तक हमने देखा कि ये सारे प्रमुख प्रावधान थे। अब यहाँ आगे हमें इसके कुछ जो है आलोचना का बिंदु देखने हैं, साथ ही में इसके महत्व की बात करनी है। शुरू करेंगे आलोचना से। 2 बिंदु है। सबसे प्रथम, कंज्यूमर कमीशन डज नॉट एक्सेप्ट कंप्लेंट्स अगेंस्ट देम। यस, कंज्यूमर कमीशन जो है वे अपने अगेंस्ट कोई शिकायत है दर्ज नहीं करेंगे, मगर वे कोई थर्ड पार्टी की शिकायत होगी तो ही दर्ज करेंगे। तो अगर कंज्यूमर कमीशन जो है अगर वो डिफेक्टिव है, अगर उनका मैकेनिज्म डिफेक्टिव है, तो कंज्यूमर कहाँ जाएगा उनकी जो है शिकायत लेना। तो दिस इज द वन क्रिटिसिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। दूसरा, ऑल्सो प्रोविजंस रिलेटिंग टू एन एडवर्टाइजमेंट शुड बी मेड इन अ वे दैट अ लीगल बैकिंग इज गिवन टू एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, which means ASCI code. It would help in better implementation against misleading advertisement। यानी कि जो भारतीय
विज्ञापन परिषद है, जो विज्ञापन मानक परिषद है, उन्हें उसे उस विज्ञापन मानक परिषद को वैधानिक स्वरूप देना चाहिए, उसे स्टैट्यूटरी बैकिंग की जरूरत है। तब जाके ऐसी मिसलीडिंग और इलिजिटिमेट विज्ञापनों को हम लोग कम कर पाएंगे। तो ये इसकी दूसरी आलोचना थी। कुल मिलाकर ये दो इसके आलोचना के बिंदु थे। ऑन द अदर साइड इसका दूसरा पक्ष भी है जो कि इसके महत्व की बात करता है, क्योंकि अपने आप में यह कानून ग्राहक की जो सोसाइटी है वो लगभग सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो यह पूरी बड़ी सोसाइटी की, विशाल सोसाइटी की रक्षा करने के लिए यह कानून है, तो इसके महत्व तो स्वाभाविक से होंगे ही होंगे। सबसे प्रथम, न्यू प्रोविजन ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वुड हेल्प इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ मेन स्ट्रीम इंडिया। ठीक है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जिसे एडीआर कहते हैं, और इसके तहत ही जो सेल्स है उनकी रचना की जाती है, जो हमने देखा त्रिस्तरीय है, राज्य स्तर पर भी है, जो है राष्ट्रीय स्तर पर भी है, राज्यों पर भी है और जिला स्तर पर भी कार्यरत है। तो ये एक अच्छा मुद्दा है जो कि अपने आप में भारत की जो मुख्य न्यायिक प्रणाली है उसके ऊपर जो कार्यभार है वो कम करने में मदद करेगा। दूसरा बिंदु, जुरिस्डिक्शन ऑफ कंज्यूमर कमीशन हैज बीन एक्सपांडेड। यस, जो कंज्यूमर कमीशन है, जो आयोग है उपभोक्ता के, उनका जो न्याय क्षेत्र है वो भी काफी बढ़ाया गया। यह भी एक महत्व की बात है। तीसरी बात कहती है, ऑल्सो 21 डे लिमिट फॉर एडमिशन ऑफ कंप्लेंट्स इंट्रोड्यूस्ड। 21 डे लिमिट, ठीक है, तो टाइम बाउंड जस्टिस, ये एक सबसे महत्व का बिंदु है इस कानून का। और चौथा आखिरी कहता है, कंज्यूमर्स आर गेटिंग टाइम बाउंड जस्टिस। यस, तो टाइम बाउंड तो जस्टिस मिलेगी, क्योंकि पूरी जो प्रोसीजर है वही टाइम बाउंडली सेट की गई है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज हमें यहाँ समझनी थी इस कानून के बारे में, और जो है इस कानून के द्वारा प्रस्थापित पूरी प्रणाली के बारे में। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। साथ ही ये तो बात रही यूट्यूब की, जो आपने वीडियो देखा, मगर अगर चीज़ों को आपको पढ़ना है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, तो आप growthmodeeducation.com हमारी वेबसाइट है, आज ही विजिट कीजिए। सारी चीज़ें आपको वहाँ टेक्स्ट फॉर्म में उपलब्ध रहेगी। प्लस आप कोई भी माध्यम के हो, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के हो, आप चाहे हिंदी माध्यम के हो, दोनों के लिए आपकी अनुकूल भाषा में वहाँ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स मौजूद है, तो आप वहाँ से चीज़ें पा सकते हैं। प्लस यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द PDF बाई रजिस्टरिंग विथ अस बाई लॉगिंग एट आवर वेबसाइट। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। दिखते रहिए ग्रोथ मोड UPSC। जय हिंद, जय भारत।